एक अकेली चिंगारी प्रेयरी में आग लगा सकती है। ये कॉमरेड माओ जेडोंग द्वारा पार्टी में मौजूद कुछ निराशावादी विचारों की आलोचना में लिखा गया एक पत्र था। हमारी पार्टी में कुछ कॉमरेड अभी भी नहीं जानते कि वर्तमान स्थिति का सही मूल्यांकन कैसे किया जाए और क्या कार्रवाई की जाए, इस संबंधित प्रश्न का समाधान कैसे किया जाए। हालांकि उनका मानना है कि एक क्रांतिकारी उच्च ज्वार अपरिहार्य है, लेकिन वे इसे आसान नहीं मानते हैं। इसलिए उन्होंने कियांगसी को लेने की योजना को अस्वीकार कर दिया और केवल फुकिन, क्वांगतुंग और कियांगसी की सीमाओं पर 3 क्षेत्रों में छापामार कार्रवाई को मंजूरी दी। साथ ही चूंकि उन्हें इस बात की गहरी समझ नहीं है कि गुरिल्ला क्षेत्रों में लाल राजनीतिक शक्ति स्थापित करने का क्या मतलब है, उन्हें एकीकरण के माध्यम से राष्ट्रव्यापी क्रांतिकारी उच्च ज्वार को तेज करने के विचार की गहरी समझ नहीं है और लाल राजनीतिक शक्ति का विस्तार। उन्हें लगता है कि चूंकि क्रांतिकारी लहर अभी दूर है, इसलिए कड़ी मेहनत से राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास करना बेकार होगा। इसके बजाय वे छापामार कार्रवाइयों की आसान विधि के माध्यम से हमारे राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, और एक बार जब पूरे देश में जनता को जीत लिया जाता है या कमोबेश जीत लिया जाता है, तो वे एक राष्ट्रव्यापी सशस्त्र विद्रोह शुरू करना चाहते हैं, जो लाल सेना की भागीदारी से एक महान राष्ट्रव्यापी क्रांति बन जाएगी। उनका सिद्धांत कि हमें पहले देशव्यापी पैमाने पर और सभी क्षेत्रों में जनता को जीतना होगा और फिर राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी होगी, चीनी क्रांति की वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं है। ये सिद्धांत मुख्य रूप से यह स्पष्ट रूप से समझने में विफलता से उत्पन्न हुआ है कि चीन एक अर्धौपनिवेशिक देश है जिसके लिए कई साम्राज्यवादी शक्तियां प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। यदि कोई इसे स्पष्ट रूप से समझता है तो वह सबसे पहले समझ जाएगा कि शासक वर्गों के भीतर लंबे समय तक और पेचीदा युद्ध की असामान्य घटना केवल चीन में ही क्यों पाई जाती है, ये युद्ध लगातार उग्र और फैलता क्यों जा रहा है और कभी भी एकीकृत शासन क्यों नहीं रहा है। दूसरे, कोई किसान समस्या की गंभीरता को समझेगा और इसलिए ग्रामीण विद्रोह वर्तमान देशव्यापी पैमाने पर क्यों विकसित हुआ है। तीसरा, मजदूरों और किसानों की लोकतांत्रिक राजनीतिक शक्ति के नारे की सत्यता समझ में आ जाएगी। चौथा, कोई एक और असामान्य घटना को समझेगा जो चीन के बाहर भी अनुपस्थित है और जो पहले से आती है कि अकेले चीन में शासक वर्गों के भीतर लंबे समय तक और पेचीदा युद्ध होता है, अर्थात लाल सेना का अस्तित्व और विकास और गुरिल्ला सेनाएं, और उनके साथ श्वेत शासन द्वारा घिरे छोटे लाल क्षेत्रों का अस्तित्व और विकास। पांचवें, कोई यह समझेगा कि अर्धौपनिवेशिक चीन में लाल सेना, गुरिल्ला बलों और लाल क्षेत्रों की स्थापना और विस्तार सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में किसान संघर्ष का उच्चतम रूप है, जो अर्धऔपनिवेशिक चीन के विकास का अपरिहार्य परिणाम है। औपनिवेशिक किसान संघर्ष और निस्संदेह पूरे देश में क्रांतिकारी उच्च ज्वार को तेज करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक। और छठा, कोई यह भी समझेगा कि जो नीति केवल छापामार कार्रवाई का आह्वान करती है, वह इस राष्ट्रव्यापी क्रांतिकारी ज्वार को तेज करने का कार्य पूरा नहीं कर सकती है, जबकि चूते और माओ जेडोंग और फंगचे मिन द्वारा भी जिस तरह की नीति अपनाई गई है निस्संदेह सही है, अर्थात आधार क्षेत्रों की स्थापना की नीति, राजनीतिक सत्ता को व्यवस्थित ढंग से स्थापित करने का, कृषि क्रांति को गहरा करने का, पहले टाउनशिप रेड गार्ड्स, फिर डिस्ट्रिक्ट रेड गार्ड्स, फिर काउंटी रेड गार्ड्स, फिर स्थानीय रेड आर्मी सैनिकों से लेकर नियमित रेड आर्मी सैनिकों तक के निर्माण की एक व्यापक प्रक्रिया द्वारा लोगों की सशस्त्र सेनाओं का विस्तार करना, लहरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए राजनीतिक शक्ति का प्रसार करना, आदि आदि। केवल इसी तरह से पूरे देश में क्रांतिकारी जनता का विश्वास बनाना संभव है, जैसा कि सोवियत संघ ने दुनिया भर में बनाया है। केवल इसी प्रकार प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के लिए जबरदस्त कठिनाइयां पैदा करना, उनकी नींव हिलाना और उनके आंतरिक विघटन को तेज करना संभव है। केवल इसी प्रकार लाल सेना बनाना वास्तव में संभव है, जो भविष्य की महान क्रांति का मुख्य हथियार बनेगी। संक्षेप में, केवल इसी प्रकार क्रांतिकारी उच्च ज्वार को तेज करना संभव है। कॉमरेड फैंग चेहमिन, कियांगसी प्रांत के मूल निवासी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की छठी केंद्रीय समिति के सदस्य, पूर्वोत्तर कियांगसी में लाल क्षेत्र और 10वीं लाल सेना के संस्थापक थे। 1934 में उन्होंने जापानी आक्रमणकारियों का विरोध करने के लिए उत्तर की ओर मार्च करते हुए लाल सेना की मोहरा टुकड़ी का नेतृत्व किया। जनवरी 1935 में उन्हें प्रतिक्रांतिकारी कुओमितांग सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में पकड़ लिया गया और जुलाई में नानचांग, कियांगसी में उनकी शहीद हो गई। क्रांतिकारी आवेग से पीड़ित कॉमरेड क्रांति की व्यक्तिपरक शक्तियों को अधिक महत्व देते हैं और प्रतिक्रांति की शक्तियों को कम आंकते हैं। ऐसा मूल्यांकन मुख्यतः व्यक्तिपरकता से उत्पन्न होता है। क्रांति की व्यक्तिपरक ताकतों का मतलब क्रांति की संगठित ताकतों से है। अंत में ये निस्संदेह पुटिज्म की ओर ले जाता है। दूसरी ओर, क्रांति की व्यक्तिपरक ताकतों को कम आंकना और प्रतिक्रांति की ताकतों को अधिक आंकना भी एक अनुचित मूल्यांकन होगा और निश्चित रूप से दूसरे प्रकार के बुरे परिणाम उत्पन्न करेगा। इसलिए चीन में राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के लिए निम्नलिखित को समझना आवश्यक है। 1. हालांकि चीन में क्रांति की व्यक्तिपरक ताकतें अब कमजोर हैं, इसलिए प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों के सभी संगठन, राजनीतिक शक्ति के अंग, सशस्त्र बल, राजनीतिक दल आदि भी पिछड़े और नाजुक लोगों पर निर्भर हैं। चीन की सामाजिक और आर्थिक संरचना।
इससे ये समझाने में मदद मिलती है कि पश्चिमी यूरोप के देशों में तुरंत क्रांति क्यों नहीं भड़क सकती, जहां हालांकि क्रांति की व्यक्तिपरक ताकतें अब शायद चीन की तुलना में कुछ हद तक मजबूत हैं, प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों की ताकतें कई गुना अधिक मजबूत हैं। चीन में क्रांति निस्संदेह अधिक तेजी से उच्च ज्वार की ओर बढ़ेगी। हालांकि वर्तमान में क्रांति की व्यक्तिपरक ताकतें कमजोर हैं, लेकिन प्रतिक्रांति की ताकतें भी अपेक्षाकृत कमजोर हैं। 1927 में क्रांति की हार के बाद से क्रांति की व्यक्तिपरक ताकतें वास्तव में बहुत कमजोर हो गई हैं। शेष ताकतें बहुत छोटी हैं और जो कॉमरेड केवल दिखावे से निर्णय लेते हैं वे स्वाभाविक रूप से निराशावादी महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम आवश्यक बातों के आधार पर निर्णय लें तो ये बिल्कुल अलग कहानी है। यहाँ हम पुरानी चीनी कहावत को लागू कर सकते हैं, एक चिंगारी से मैदान में आग लग सकती है। दूसरे शब्दों में, हमारी सेनाएं, हालांकि अभी छोटी हैं, बहुत तेजी से बढ़ेंगी। चीन में प्रचलित परिस्थितियों में उनका विकास न केवल संभव है बल्कि वास्तव में अपरिहार्य है, जैसा कि 30 मई के आंदोलन और उसके बाद हुई महान क्रांति ने पूरी तरह से साबित कर दिया है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें उसके सार की जांच करनी चाहिए और उसकी उपस्थिति को केवल दहलीज पर प्रवेश करने वाले के रूप में मानना चाहिए, और एक बार जब हम दहलीज को पार कर जाते हैं तो हमें उस चीज़ के सार को समझना चाहिए। यह विश्लेषण का एकमात्र विश्वसनीय और वैज्ञानिक तरीका है। 3. इसी प्रकार प्रतिक्रांतिकारी ताकतों का मूल्यांकन करते समय हमें कभी भी केवल उनकी उपस्थिति को नहीं देखना चाहिए बल्कि उनके सार की जांच करनी चाहिए। हुनान कियांगसी सीमा क्षेत्र में हमारे स्वतंत्र शासन के प्रारंभिक काल में कुछ साथियों ने वास्तव में हुनान प्रांतीय समिति द्वारा किए गए गलत मूल्यांकन पर विश्वास किया और वर्ग शत्रु को बलात्कार के लायक नहीं माना। 2 वर्णनात्मक शब्द, बेहद अस्थिर और बेहद घबराया हुआ, जो आज तक मजाक बने हुए हैं। हुनान प्रांतीय समिति द्वारा उस समय मई से जून 1928 तक हुनान शासक लू तिपिंग का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए गए थे। इस तरह के मूल्यांकन से राजनीतिक क्षेत्र में गुटबाजी को बढ़ावा मिला। लेकिन उस वर्ष नवंबर से फरवरी 1929 तक के 4 महीनों के दौरान चियांग काई शेक और क्वांगसी सरदारों के बीच युद्ध से पहले, जब दुश्मन का तीसरा संयुक्त दमन अभियान चिंगकॉन पर्वत के पास आ रहा था, कुछ साथियों ने सवाल पूछा, हम कब तक लाल झंडा फहराए रख सकते हैं? वास्तव में चीन में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच संघर्ष तब तक काफी खुला हो चुका था और चियांग काई शेक, क्वांगसी गुट और फैंग हसियांग के बीच पेचीदा युद्ध की स्थिति आकार ले रही थी। इसलिए यह वास्तव में वह समय था जब प्रतिक्रांतिकारी ज्वार कम होने लगा था और क्रांतिकारी ज्वार फिर से उठने लगा था। फिर भी निराशावादी विचार न केवल लाल सेना और स्थानीय पार्टी संगठनों में पाए गए, यहाँ तक कि केंद्रीय समिति भी दिखावे से गुमराह हो गई और निराशावादी स्वर अपना लिया। इसका फरवरी का पत्र उस समय पार्टी में किए गए निराशावादी विश्लेषण का प्रमाण है। लू तिपिंग, एक कुओमिंतांग सरदार, 1928 में हुनान प्रांत का कुओमिंतांग गवर्नर था। मार्च-अप्रैल 1929 का युद्ध नानकिंग में कुओमिंतांग सरदारों चियांग काई शेक और क्वांगसी प्रांत में कुओमिंतांग सरदारों ली तसुंग जेन और पाइचुंग हसी के बीच हुआ। हुनान और कियांगसी में कुओमिंतांग सरदारों द्वारा चिंगकॉन पर्वत पर लाल सेना के आधार क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण 1928 से 1929 की शुरुआत तक चला। 4. वस्तुगत स्थिति आज भी ऐसी है कि जो कॉमरेड केवल सतही दिखावा देखते हैं और जो उनके सामने है उसका सार नहीं देखते, वे गुमराह होने के लिए उत्तरदायी हैं। विशेष रूप से जब लाल सेना में काम करने वाले हमारे साथी युद्ध में हार जाते हैं या मजबूत दुश्मन ताकतों द्वारा घेर लिए जाते हैं या उनका पीछा किया जाता है, तो वे अक्सर अनजाने में अपनी क्षणिक, विशिष्ट और सीमित स्थिति को सामान्यीकृत और बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जैसे कि चीन और पूरी दुनिया की स्थिति हो। आशावाद का कोई कारण नहीं दिया और क्रांति की जीत की संभावनाएं बहुत कम थीं। चीज़ों के अवलोकन में वे दिखावे को पकड़ लेते हैं और सार को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने समग्र स्थिति के सार का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया है। ये सवाल कि क्या चीन में जल्द ही एक क्रांतिकारी उच्च ज्वार आएगा, इसका निर्णय केवल एक विस्तृत परीक्षा करके ही किया जा सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्रांतिकारी उच्च ज्वार की ओर ले जाने वाले विरोधाभास वास्तव में विकसित हो रहे हैं या नहीं। चूंकि दुनिया में साम्राज्यवादी देशों के बीच, साम्राज्यवादी देशों और उनके उपनिवेशों के बीच, और अपने ही देशों में साम्राज्यवादियों और सर्वहारा वर्ग के बीच विरोधाभास विकसित हो रहे हैं, इसलिए साम्राज्यवादियों को चीन के प्रभुत्व के लिए संघर्ष करने की तीव्र आवश्यकता है। जबकि चीन पर साम्राज्यवादी विवाद अधिक तीव्र हो जाता है, साम्राज्यवाद और संपूर्ण चीनी राष्ट्र के बीच विरोधाभास और स्वयं साम्राज्यवादियों के बीच विरोधाभास दोनों चीनी धरती पर एक साथ विकसित होते हैं, जिससे उलझी हुई युद्ध की स्थिति पैदा होती है जो प्रतिदिन विस्तारित और तीव्र हो रही है और निरंतर को जन्म दे रही है। चीन के प्रतिक्रियावादी शासकों के विभिन्न गुटों के बीच विरोधाभासों का विकास। प्रतिक्रियावादी सत्तारूढ़ गुटों के बीच विरोधाभासों के मद्देनजर सरदारों के बीच उलझी हुई लड़ाई भारी कराधान आता है, जो करदाताओं के व्यापक जनसमूह और प्रतिक्रियावादी शासकों के बीच विरोधाभास को लगातार तेज करता है। साम्राज्यवाद और चीन के राष्ट्रीय उद्योग के बीच विरोधाभास के मद्देनजर चीनी उद्योगपतियों द्वारा साम्राज्यवादियों से रियायतें प्राप्त करने में विफलता सामने आती है, जो चीनी पूंजीपति वर्ग और चीनी श्रमिक वर्ग के बीच विरोधाभास को तेज करती है, जिससे चीनी पूंजीपति कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं।
मजदूरों का बेतहाशा शोषण करके और मजदूरों द्वारा विरोध करके, साम्राज्यवादी वाणिज्यिक आक्रामकता, चीनी व्यापारी पूंजीवादी जबरन वसूली, भारी सरकारी कराधान आदि के मद्देनजर जमींदार वर्ग और किसानों के बीच विरोधाभास गहरा हो गया है, यानी लगान और सूदखोरी के माध्यम से शोषण बढ़ गया है और किसानों के प्रति नफरत बढ़ गई है। जमींदारों के लिए किसान बढ़ते हैं। विदेशी वस्तुओं के दबाव, मजदूर और किसान जनता की क्रय शक्ति की समाप्ति और सरकारी कराधान में वृद्धि के कारण अधिक से अधिक चीनी निर्मित वस्तुओं के डीलरों और स्वतंत्र उत्पादकों को दिवालियापन की ओर धकेला जा रहा है। क्योंकि प्रतिक्रियावादी सरकार प्रावधानों और धन की कमी के बावजूद अपनी सेनाओं का अंतहीन विस्तार करता है और इस प्रकार लगातार युद्ध का विस्तार करता है, सैनिकों की जनता लगातार अभाव की स्थिति में रहती है। सरकारी कराधान में वृद्धि, जमींदारों द्वारा मांगे जाने वाले लगान और ब्याज में वृद्धि और युद्ध की आपदाओं के दैनिक प्रसार के कारण हर जगह अकाल और दस्युहें और किसान जनता और शहरी गरीब मुश्किल से जीवित रह सकते हैं। चूंकि स्कूलों के पास पैसा नहीं है, कई छात्रों को डर है कि उनकी शिक्षा बाधित हो सकती है, क्योंकि उत्पादन पिछड़ा हुआ है, कई स्नातकों को रोजगार की कोई उम्मीद नहीं है। एक बार जब हम इन सभी विरोधाभासों को समझ लेंगे तो हम देखेंगे कि चीन खुद को कितनी निराशाजनक स्थिति में, कितनी अराजक स्थिति में पाता है। हम ये भी देखेंगे कि साम्राज्यवादियों, सरदारों और जमींदारों के विरुद्ध क्रांति का ज्वार अवश्यंभावी है और शीघ्र ही आएगा। पूरा चीन सूखी लकड़ियों से अटा पड़ा है जो जल्द ही जल उठेगा। कहावत, एक चिंगारी से खेत में आग लग सकती है, यह इस बात का उपयुक्त वर्णन है कि वर्तमान स्थिति कैसे विकसित होगी। हमें केवल मजदूरों की हड़तालों, किसानों के विद्रोहों, सैनिकों के विद्रोहों और कई स्थानों पर हो रही छात्रों की हड़तालों को देखने की जरूरत है, ये देखने के लिए कि एक चिंगारी से प्रेरी फायर भड़कने में ज़्यादा समय नहीं लग सकता है। उपरोक्त का सार 5 अप्रैल 1929 को फ्रंट कमेटी की ओर से केंद्रीय कमेटी को लिखे पत्र में पहले से ही शामिल था, जो आंशिक रूप से पढ़ता है। केंद्रीय समिति का पत्र दिनांकित फरवरी 9, 1929 वस्तुगत स्थिति और हमारी व्यक्तिपरक शक्तियों का बहुत निराशावादी मूल्यांकन करता है। चिंगकोन पर्वत के खिलाफ कुओमितान के 3 दमन अभियान प्रति क्रांतिकारी ज्वार द्वारा पहुंच गए उच्च जल चिन्ह थे, लेकिन ये यहीं रुक गया और तब से प्रति क्रांतिकारी ज्वार धीरे धीरे कम हो गया है, जबकि क्रांतिकारी ज्वार धीरे धीरे बढ़ गया है। यद्यपि हमारी पार्टी की लड़ने की क्षमता और संगठनात्मक ताकत केंद्रीय समिति द्वारा वर्णित सीमा तक कमजोर हो गई है, उन्हें तेजी से बहाल किया जाएगा और पार्टी में कामरेडों के बीच निष्क्रियता तेजी से गायब हो जाएगी, क्योंकि प्रति क्रांतिकारी ज्वार धीरे धीरे कम हो जाएगा। जनता निश्चित रूप से हमारे पास आएगी। कुओमितान की नरसंहार की नीति केवल मछलियों को गहरे पानी में ले जाने का काम करती है, जैसा कि कहा जाता है, और सुधारवाद की अब कोई सामूहिक अपील नहीं है। ये निश्चित है कि जनता जल्द ही कुओमितान के बारे में अपना भ्रम दूर कर देगी। उभरती स्थिति में जनता का दिल जीतने में कोई भी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। पार्टी की छठी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निर्धारित राजनीतिक लाइन और संगठनात्मक लाइन सही है, यानी वर्तमान चरण में क्रांति लोकतांत्रिक है, न कि समाजवादी, और पार्टी का वर्तमान कार्य यहाँ बड़े पैमाने पर शब्द है, शहरों को जोड़ा जाना चाहिए था, जनता पर जीत हासिल करने के लिए है, न कि तत्काल विद्रोह करने के लिए। फिर भी क्रांति तेजी से विकसित होगी और हमें अपने प्रचार और सशस्त्र विद्रोह की तैयारियों में सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। वर्तमान अराजक स्थिति में हम सकारात्मक नारों और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही जनता का नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसा रवैया अपनाकर ही पार्टी अपनी संघर्ष क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती है। सर्वहारा नेतृत्व ही क्रांति में जीत की एकमात्र कुंजी है। पार्टी के लिए सर्वहारा आधार बनाना और प्रमुख जिलों में औद्योगिक उद्यमों में पार्टी शाखाएं स्थापित करना वर्तमान में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्य है, लेकिन साथ ही शहरों में संघर्ष में मदद करने और क्रांतिकारी ज्वार के उदय को तेज करने के लिए प्रमुख शर्तें विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में संघर्ष का विकास, छोटे क्षेत्रों में लाल राजनीतिक शक्ति की स्थापना और निर्माण और विस्तार हैं। लाल सेना। इसलिए शहरों में संघर्ष को छोड़ना गलत होगा, लेकिन हमारी राय में हमारी पार्टी के किसी भी सदस्य के लिए किसानों की ताकत के बढ़ने से डरना भी गलत होगा। कहीं ऐसा न हो कि यह मजदूरों की ताकत से आगे निकल जाए और क्रांति को नुकसान पहुंचाए। अर्धौपनिवेशिक चीन में क्रांति में किसान संघर्ष को हमेशा विफल होना चाहिए अगर इसमें श्रमिकों का नेतृत्व नहीं है, लेकिन अगर किसान संघर्ष श्रमिकों की ताकत से आगे निकल जाता है तो क्रांति को कभी नुकसान नहीं होता है। यह उद्धरण मेंसियस का है, जिसने एक ऐसे तानाशाह की तुलना की जिसने अपने लोगों को एक दयालु शासक की तलाश में धकेल दिया था। उसकी तुलना ऊदबिलाव से की जो मछलियों को गहरे पानी में ले जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की छठी राष्ट्रीय कांग्रेस जुलाई 1928 में आयोजित की गई थी। इसमें बताया गया कि 1927 में हार के बाद चीन की क्रांति प्रकृति में बुर्जुआ लोकतांत्रिक बनी रही, यानी साम्राज्यवाद विरोधी और सामंतवाद विरोधी, और अपरिहार्य के बाद से क्रांति में नया ज्वार अभी आस नहीं था। क्रांति की सामान्य दिशा जनता को जीतना होना चाहिए। छठी कांग्रेस ने चेन तू हजियू के 1927 के दक्षिणपंथी समर्पणवाद को समाप्त कर दिया और 1927 के अंत और 1928 की शुरुआत में पार्टी में हुए वामपंथी विद्रोह को भी अस्वीकार कर दिया। कोष्ठक में कथन लेखक द्वारा जोड़ा गया है। पत्र में लाल सेना की परिचालन रणनीति के प्रश्न पर निम्नलिखित उत्तर भी शामिल था।
लाल सेना को संरक्षित करने और जनता को जागृत करने के लिए केंद्रीय समिति हमसे अपनी सेना को बहुत छोटी इकाइयों में विभाजित करने और उन्हें ग्रामीण इलाकों में फैलाने और चूते और माओ जेडोंग को सेना से वापस लेने के लिए कहती है, जिससे प्रमुख लक्ष्यों को छुपाया जा सके। यह एक अवास्तविक दृष्टिकोण है। 1927-28 की सर्दियों में हमने अपनी सेनाओं को ग्रामीण इलाकों में तितर-बितर करने की योजना बनाई थी, जिसमें प्रत्येक कंपनी या बटालियन अपने दम पर काम कर रही थी और जनता को उत्तेजित करने के लिए गुरिल्ला रणनीति अपना रही थी, साथ ही दुश्मन के लिए कोई लक्ष्य पेश न करने की कोशिश कर रही थी। हमने इसे कई बार आजमाया है, लेकिन हर बार असफल रहे हैं। कारण है, लाल सेना के मुख्य बल में अधिकांश सैनिक अन्य क्षेत्रों से आते हैं और उनकी पृष्ठभूमि स्थानीय रेड गार्ड से भिन्न होती है। छोटी इकाइयों में विभाजन के परिणामस्वरूप कमजोर नेतृत्व और विपरीत परिस्थितियों से निपटने में असमर्थता होती है, जो आसानी से हार का कारण बनती है। 3 इकाइयां दुश्मन द्वारा एक एक करके कुचले जाने के लिए उत्तरदायी हैं। 4 परिस्थितियां जितनी अधिक प्रतिकूल होंगी, हमारी सेनाओं को केंद्रित करने और नेताओं को संघर्ष में दृढ़ रहने की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि केवल इसी तरह से हम दुश्मन के खिलाफ आंतरिक एकता रख सकते हैं। केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही हमारी सेना को गुरिल्ला कार्रवाई के लिए विभाजित करने की सलाह दी जाती है, और तभी नेताओं को हर समय रैंकों के साथ रहने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में करना पड़ता है। इस परिच्छेद की कमजोरी यह है कि बलों के विभाजन के विरुद्ध जो कारण प्रस्तुत किए गए वे नकारात्मक प्रकृति के थे, जो पर्याप्त नहीं थे। हमारी सेनाओं को केंद्रित करने का सकारात्मक कारण यह है कि केवल एकाग्रता ही हमें तुलनात्मक रूप से बड़ी दुश्मन इकाइयों को खत्म करने और शहरों पर कब्जा करने में सक्षम बनाएगी। तुलनात्मक रूप से बड़ी दुश्मन इकाइयों और कब्जे वाले शहरों का सफाया करने के बाद ही हम व्यापक पैमाने पर जनता को जगा सकते हैं और आसपास के कई देशों में राजनीतिक शक्ति स्थापित कर सकते हैं। केवल इसी प्रकार हम व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं, जिसे हम अपने राजनीतिक प्रभाव का विस्तार कहते हैं, और क्रांतिकारी उच्च ज्वार के दिन को तेज करने में प्रभावी ढंग से योगदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमने पिछले वर्ष हुनान कियांगसी सीमा क्षेत्र में जो शासन स्थापित किया था और जो हमने पिछले वर्ष पश्चिमी फुकियन में स्थापित किया था, दोनों ही हमारे सैनिकों को केंद्रित करने की इस नीति का परिणाम थे। पश्चिमी फुकियन में स्थापित शासन 1929 में शुरू हुआ, जब चिंगकॉन पर्वत में लाल सेना ने एक नया क्रांतिकारी आधार क्षेत्र बनाने के लिए पूर्व की ओर चढ़ाई की और पश्चिमी भाग में लुंगयिन, युमटिंग और शांगहांग की काउंटियों में लोगों की क्रांतिकारी राजनीतिक शक्ति स्थापित की। यह एक सामान्य सिद्धांत है, लेकिन क्या अब ऐसा समय नहीं आया है जब हमारी सेनाओं को विभाजित कर दिया जाना चाहिए? हाँ, वहाँ हैं। फ्रंट कमेटी की ओर से सेंट्रल कमेटी को लिखे पत्र में लाल सेना के लिए गुरिल्ला रणनीति के बारे में कहा गया है, जिसमें एक छोटे दायरे में बलों का विभाजन भी शामिल है। पिछले 3 वर्षों के संघर्ष से हमने जो रणनीति अपनाई है वह वास्तव में किसी भी अन्य रणनीति, प्राचीन या आधुनिक, चीनी या विदेशी से भिन्न है। हमारी रणनीति से जनता को बड़े पैमाने पर संघर्ष के लिए जगाया जा सकता है, और कोई भी दुश्मन, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमारा सामना नहीं कर सकता। हमारी गुरिल्ला रणनीति है। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। जनता को जगाने के लिए हमारी सेनाओं को विभाजित करें। दुश्मन से निपटने के लिए हमारी सेनाओं को केंद्रित करें। दुश्मन आगे बढ़ता है, हम पीछे हटते हैं। दुश्मन शिविर, हम परेशान करते हैं। दुश्मन थक जाता है, हम हमला करते हैं। दुश्मन पीछे हट जाता है, हम पीछा करते हैं। स्थिर आधार क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लहरों में आगे बढ़ने की नीति अपनाएं। जब एक शक्तिशाली दुश्मन द्वारा पीछा किया जाए तो चारों ओर चक्कर लगाने की नीति अपनाएं। स्थिर आधार क्षेत्र श्रमिकों और किसानों की लाल सेना द्वारा स्थापित अपेक्षाकृत स्थिर क्रांतिकारी आधार क्षेत्र थे। कम से कम समय में और सर्वोत्तम संभव तरीकों से अधिक संख्या में जनता को जागृत करें। ये युक्तियां जाल डालने जैसी ही हैं। किसी भी क्षण हमें इसे फेंकने या अपनी ओर खींचने में सक्षम होना चाहिए। हम जनता को जीतने के लिए और दुश्मन से निपटने के लिए इसे अपनी ओर खींचने के लिए इसे व्यापक रूप से फेंकते हैं। पिछले 3 वर्षों से हमने ऐसी ही रणनीति अपनाई है। यहाँ जाल को चौड़ा करने का अर्थ है हमारी सेनाओं को एक छोटे दायरे में विभाजित करना। उदाहरण के लिए, जब हमने पहली बार हुनान कियांगसी सीमा क्षेत्र में योंगसिन काउंटी शहर पर कब्जा किया, तो हमने योंगसिन काउंटी की सीमाओं के भीतर 29वीं और 31वीं रेजिमेंट की सेनाओं को विभाजित कर दिया। फिर जब हमने तीसरी बार योंगसिन पर कब्जा कर लिया, तो हमने 28वीं रेजिमेंट को इन्फू काउंटी की सीमा पर, 29वीं को लिएनहुआ और 31वीं को केयान काउंटी की सीमा पर भेजकर एक बार फिर अपनी सेना को विभाजित कर दिया। और फिर से हमने अपनी सेना को पिछले अप्रैल और मई में दक्षिणी कियांगसी की काउंटियों में और पिछले जुलाई में पश्चिमी फुकियन की काउंटियों में विभाजित किया। जहां तक हमारी सेनाओं को विस्तृत दायरे में बांटने का प्रश्न है, ये केवल 2 स्थितियों में ही संभव है कि परिस्थितियां तुलनात्मक रूप से अनुकूल हों और नेतृत्वकर्ता पर्याप्त रूप से मजबूत हों। हमारी सेनाओं को विभाजित करने का उद्देश्य हमें जनता पर जीत हासिल करने, कृषि क्रांति को गहरा करने और राजनीतिक शक्ति स्थापित करने और लाल सेना और स्थानीय सशस्त्र इकाइयों का विस्तार करने के लिए बेहतर स्थिति में लाना है।
जब यह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो हमारी सेनाओं को विभाजित नहीं करना बेहतर है, अन्यथा हमारी सेनाओं के विभाजन से हार होगी और लाल सेना कमजोर होगी, जैसा कि 2 साल पहले अगस्त में हुआ था जब हमारी सेनाएं हुनान की आंगसी पर विभाजित थी चेंचौ पर हमले के लिए सीमा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपर्युक्त 2 स्थितियों को देखते हुए हमें अपनी ताकतों को विभाजित करना चाहिए, क्योंकि तब विभाजन एकाग्रता की तुलना में अधिक फायदेमंद होता है। केंद्रीय समिति का फरवरी पत्र सही भावना में नहीं था और चौथी सेना में कई पार्टी साथियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। उस समय केंद्रीय समिति ने भी एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि चियांग काई शेक और क्वांगसी सरदारों के बीच युद्ध छिड़ना जरूरी नहीं है। हालांकि तब से केंद्रीय समिति के मूल्यांकन और निर्देश मुख्य रूप से सही रहे हैं। इसने गलत मूल्यांकन वाले मामले को सुधारते हुए पहले ही एक और परिपत्र जारी कर दिया है। हालांकि इसने लाल सेना को लिखे पत्र में कोई सुधार नहीं किया है, लेकिन इसके बाद के निर्देशों को उसी निराशावादी लहजे में नहीं लिखा गया है और लाल सेना के संचालन पर इसके विचार अब हमारे साथ मेल खाते हैं। फिर भी इस पत्र का कुछ साथियों पर जो बुरा प्रभाव पड़ा वह अब भी कायम है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ स्पष्टीकरण देना अभी भी जरूरी है। कियांगसी प्रांत को 1 साल के भीतर लेने की योजना भी पिछले अप्रैल में फ्रंट कमेटी द्वारा केंद्रीय समिति को प्रस्तावित की गई थी और इस आशय का निर्णय बाद में यूतू में किया गया था। केंद्रीय समिति को लिखे पत्र में निम्नलिखित कारण बताए गए। चियांग काई शेक और क्वांगसी सरदारों की सेनाएं क्यूकियांग के आसपास एक दूसरे के पास आ रही हैं और एक बड़ी लड़ाई आसन है। सत्तारूढ़ प्रतिक्रियावादियों के बीच विरोधाभासों के प्रसार के साथ साथ जनसंघर्ष की बहाली से यह संभावना बनती है कि जल्द ही क्रांति का एक उच्च ज्वार आएगा। इन परिस्थितियों में हमारे काम को कैसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए? हमें लगता है कि जहां तक दक्षिणी प्रांतों का सवाल है, क्वांगतुंग और हुनान प्रांतों में दलालों और जमींदारों की सशस्त्र सेनाएं बहुत मजबूत हैं और हुनान में इससे भी अधिक पार्टी की कट्टरवादी गलतियों के कारण हमने पार्टी के भीतर और बाहर अपना लगभग सारा जनाधार खो दिया है। हालांकि फुकियन, कियांगसी और चेकियांग 3 प्रांतों में स्थिति अलग है। सबसे पहले सैन्य रूप से दुश्मन वहां सबसे कमजोर है। चेकियांग में चियांग पो चेंग के अधीन केवल एक छोटा प्रांतीय बल है। फुकियन में हालांकि कुल 14 रेजिमेंटों में दुश्मन सैनिकों के 5 समूह हैं। कुओ फैंगमिंग के सैनिकों को पहले ही नष्ट कर दिया गया है। चेन कुओ हुई और लू हजिंगपान के अधीन सैनिक छोटी युद्ध क्षमता वाले डाकू हैं। तट पर तैनात नौसैनिकों की 2 ब्रिगेडों ने कभी कार्रवाई नहीं देखी है और उनकी लड़ने की क्षमता निस्संदेह अधिक नहीं है। चांग चेन अकेले ही किसी प्रकार की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन फुकियन प्रांतीय समिति द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार उनके पास भी केवल 2 अपेक्षाकृत मजबूत रेजिमेंट हैं। इसके अलावा फुकियन अब पूरी तरह से अराजकता, भ्रम और फूट की स्थिति में है। कियांगसी में चूपेई तेह और हियुंग शिहुई की 2 कमानों के तहत 16 रेजिमेंट हैं। वे फुकियन या चेकियांग की सशस्त्र सेनाओं से अधिक मजबूत हैं, लेकिन हुनान की तुलना में बहुत हीन हैं। चियांग पो चेंग उस समय चेकियांग प्रांत में कुओमितांग शांति संरक्षण कोर के कमांडर थे। चेन कुओ हुई और लू हजिंगपैंग 2 कुख्यात फुकियन डाकू थे जिनकी सेना को कुओमितांग सेना में शामिल किया गया था। चांग चेन कुओमितांग सेना के एक डिविजनल कमांडर थे। चूपेई द एक कुओमितांग सरदार उस समय कियांगसी प्रांत का कुओमितांग गवर्नर था। हियुंग शिहुई उस समय कियांगसी प्रांत में कुओमितांग सेना के एक डिवीजनल कमांडर थे। दूसरे, इन 3 प्रांतों में कम पुटिस्ट गलतियां की गई हैं। हम चेकियांग की स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन पार्टी का संगठनात्मक और जनाधार हुनान की तुलना में कियांगसी और फुकियन में कुछ हद तक बेहतर है। उदाहरण के लिए कियांगसी को लें। उत्तरी कियांगसी में तेहान, सियुशुई और तुनकू में अभी भी हमारा कुछ आधार है। पश्चिमी कियांगसी में पार्टी और रेड गार्ड्स के पास अभी भी निंगकोंग, युंगसिन, लियनहुआ और सुइचुआन में कुछ ताकत है। दक्षिणी कियांगसी में संभावनाएं अभी भी उज्ज्वल हैं, क्योंकि कियान, युनफेंग और हजिंगकुओ की काउंटियों में लाल सेना की 2री और 4थी रेजिमेंट की ताकत लगातार बढ़ रही है और इससे भी अधिक फैंग चेहमिन के नेतृत्व में लाल सेना का किसी भी तरह से सफाया नहीं हुआ है। ये सब हमें नानचांग के करीब पहुंचने की स्थिति में रखता है। हम इसके द्वारा केंद्रीय समिति को अनुशंसा करते हैं कि कुओमितांग सरदारों के बीच लंबे समय तक युद्ध की अवधि के दौरान हमें कियांगसी प्रांत के लिए चियांग काई शेक और क्वांगसी गुट के साथ और पश्चिमी फुकियन और पश्चिमी चेकियांग के लिए भी लड़ना चाहिए। इन 3 प्रांतों में हमें लाल सेना का विस्तार करना चाहिए और इस योजना को पूरा करने के लिए 1 वर्ष की समय सीमा के साथ जनता का एक स्वतंत्र शासन बनाना चाहिए। कियांगसी के लिए लड़ने के इस प्रस्ताव में केवल 1 वर्ष की समय सीमा निर्धारित करने में गलती हुई। यह न केवल प्रांत के भीतर की स्थितियों पर आधारित था, बल्कि इस संभावना पर भी था कि जल्द ही राष्ट्रव्यापी क्रांति का ज्वार उठेगा। जब तक हम इस बात से आश्वस्त नहीं हो जाते कि जल्द ही क्रांति का एक बड़ा ज्वार आने वाला है, हम संभवतः ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते थे कि हम 1 वर्ष में कियांगसी पर कब्जा कर सकते हैं। प्रस्ताव में एकमात्र कमजोरी ये थी कि इसमें 1 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई थी, जो कि नहीं की जानी चाहिए थी, और इस प्रकार बयान में जल्द ही शब्द को उत्साह का स्वाद दिया गया। जल्द ही एक उच्च ज्वार आएगा क्रांति। जहां तक कियांगसी में व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ स्थितियों का सवाल है, वे हमारे ध्यान के योग्य हैं।
केंद्रीय समिति को लिखे पत्र में वर्णित व्यक्तिपरक स्थितियों के अलावा 3 वस्तुनिष्ठ स्थितियों को अब स्पष्ट रूप से इंगित किया जा सकता है। सबसे पहले, कियांग्सी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सामंती है, व्यापारी पूंजीपति वर्ग अपेक्षाकृत कमजोर है और जमींदारों की सशस्त्र सेना किसी भी अन्य दक्षिणी प्रांत की तुलना में कमजोर है। दूसरे, कियांग्सी के पास अपनी कोई प्रांतीय सेना नहीं है और हमेशा अन्य प्रांतों के सैनिकों द्वारा इसकी घेराबंदी की गई है। कम्युनिस्टों के दमन या डाकुओं के दमन के लिए वहां भेजे गए ये सैनिक स्थानीय परिस्थितियों से अपरिचित हैं, उनके हित सीधे तौर पर स्थानीय सैनिकों की तुलना में बहुत कम शामिल हैं और उनमें आमतौर पर उत्साह की कमी होती है। और तीसरा, क्वांगतुन के विपरीत, जो हांगकांग के करीब है और लगभग हर मामले में ब्रिटिश नियंत्रण में है, कियांग्सी तुलनात्मक रूप से साम्राज्यवादी प्रभाव से दूर है। एक बार जब हम इन 3 बिंदुओं को समझ लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि क्यों ग्रामीण विद्रोह अधिक व्यापक हैं और किसी भी अन्य प्रांत की तुलना में कियांग्सी में लाल सेना और गुरिल्ला इकाइयां अधिक संख्या में क्यों हैं। तो फिर हमें इस कथन में जल्द ही शब्द की व्याख्या कैसे करनी चाहिए? जल्द ही क्रांति का एक उच्च ज्वार आएगा। साथियों के बीच यह एक आम सवाल है। मार्क्सवादी भाग्य विधाता नहीं हैं। उन्हें, और वास्तव में, केवल भविष्य के विकास और परिवर्तनों की सामान्य दिशा का संकेत देना चाहिए। उन्हें दिन और घंटे को यंत्रवत तरीके से तय नहीं करना चाहिए और नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं कि चीन में जल्द ही क्रांति का ज्वार आएगा, तो मैं दृढ़तापूर्वक किसी ऐसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो कुछ लोगों के शब्दों में संभवतः आ रही है, कुछ भ्रामक, अप्राप्य और कार्रवाई के लिए महत्व से रहित है। ये समुद्र में बहुत दूर एक जहाज की तरह है जिसका मस्तूल सिर पहले से ही किनारे से देखा जा सकता है। ये पूर्व में सुबह के सूरज की तरह है जिसकी झिलमिलाती किरणें एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से दिखाई देती हैं। यह उस बच्चे के समान है जो जन्म लेने वाला है और अपनी मां के गर्भ में बेचैनी से घूम रहा है।